for the storytelling stream, and welcome to this first session of the 15th edition of HLF, first session of storytelling. So we have, if you look in your program sheet, we have like 7 sessions of storytelling. This is the first. There are 3 more in the afternoon. The first one is on contemporary stories read by our very own little theatre group in Hyderabad in English, followed by 2 sessions on Hyderabad. So the first of the 2 will be on Hyderabad cuisine, because Hyderabad cuisine is more than just biryani. So if anybody is interested to know more, please come at 3. That will be followed by another one on heritage buildings in Hyderabad. So that's the program for storytelling for today, and we have some more lined up for tomorrow. But right now I have great pleasure in introducing the Abhivyakti team to present Chandra Sharma Guleri's story Usne Kaha Tha. It's about memory, loss, sacrifice, but presented in a very, very entertaining way. So this is not the first time Abhivyakti is performing for us at HLF. They have already done so in the past, and I have seen their performances, and I can vouch that it's going to be very, very interesting. So let me hand over to Rajeshri ji without any further ado, and she will introduce the other performers and take the show forward. Enjoy it. धन्यवाद उमा जी। ये माइक फोटो था। हेलो। कहानी से पहले कहानीकार का परिचय। हेलो, नमस्कार मित्रों। हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के 15वें वर्ष में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम अभिव्यक्ति की तरफ से आप सबको नमस्कार, स्वागत करते हैं। मैं रवि वैद आपके सामने आज के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साहित्य प्रेमियों के लिए तो किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेना किसी तीर्थ से कम नहीं होता, और आप सब तो साहित्य यानी लिटरेचर के महाकुंभ में भाग लेकर ज्ञान व आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि कम लिखो मगर अच्छा लिखो को सार्थक करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र से गुलेर नामक स्थान के निवासी थे। उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में ही बस गए थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही गुलेरी जी संस्कृत भाषा के ज्ञान एवं भाषण में अभ्यस्त हो गए थे। आपने मैट्रिक की परीक्षा कलकत्ता से 1899 में तथा 1904 में इलाहाबाद से बीए की शिक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन का कार्य किया। गुलेरी जी की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें बनारस बुलाया और हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से जानते हैं, में प्रोफेसर का पद दिलाया। गुलेरी जी ने अध्ययन और स्वाध्याय यानी सेल्फ लर्निंग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बंगला, मराठी आदि के साथ जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व दर्शन, भाषा आदि अनेक विषयों में थी। गुलेरी जी एक कुशल संपादक, निबंधकार और कहानीकार थे। उन्होंने बहुत कम रचनाओं के माध्यम से ही ख्याति अर्जित की है। उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादन के अतिरिक्त जयपुर से समालोचक नामक पत्रिका का भी संपादन किया। और आज गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ने प्रसिद्धि के सभी कीर्तिमान तोड़ दिए थे। और देखिए ना,
उसने कहा था कि लोकप्रियता जो 1915 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, इस कहानी को हम 2025 में आपके सामने हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा में कहानी लेखन 20वीं सदी के आरंभ से शुरू हुआ। आरंभिक दौर की कहानियों में काल्पनिकता की भरमार थी। जादू, अय्यारी, तिलिस्म से भरी हुई कहानियां लिखी और पसंद की जाती थी। फिर कहानी लेखन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के आगमन से कहानी लेखन सामाजिक लेखन की ओर अग्रसर हुई और गुलेरी जी को हिंदी की आज की कहानी लेखन का जनक माना जाता है। हो सकता है उन्होंने और भी कहानियां लिखी हों, किंतु अभी तक उनकी सिर्फ 3 कहानियां ही प्रकाश में आई हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों ही सामाजिक कहानियां हैं। उसने कहा था हिंदी की क्लासिक कहानी है। कहानी के आरंभिक युग में यह कहानी एक चमत्कार है, क्योंकि इस कहानी में शिल्प की नवीनता, वातावरण की सृष्टि, भाषा की प्रौढ़ता, चरित्र चित्रण की पूर्णता आदि ऐसे गुण हैं जो इस कहानी को विशिष्ट बनाते हैं। इसीलिए राजेंद्र यादव कहते हैं, उसने कहा था हिंदी कहानी लेखन की पहली कहानी है। तो चलो मित्रों, बहुत हुआ कहानी और कहानी लेखन का परिचय। अब सीधा उसने कहा था कि प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत है कहानी उसने कहा था। हमारी कहानी लगभग 1920 के हंसते खेलते पंजाब के धार्मिक स्थल अमृतसर से शुरू होती है। ओ पंज पीर ते पंज प्यारे पंज दरिया पंजाबी, ओ पंज पीर ते पंज प्यारे पंज दरिया पंजाबी, पंज तत्तां दा असला बंदा पंज वता शराबी, पंजे पांडो पंज परमेश्वर ते पंज नमाज खुदा दी, पंजे पांडो पंज परमेश्वर पंज नमाज खुदा दी, पंजे तख्त पंजे सिख पंथ दी चाबी, पंजा साहब नूं की नगरी पंजे नाल नवाजी, पंजी दा तो बड़े फकीर पंज तो बड़ी पंजाबी, पढ़ ले चुमकियां चुमकी देखदी भाभी, पढ़ ले चुमकियां। जहां देश के दूसरे बड़े शहरों की सड़कों पर तांगे वालों की सुसंस्कृत भाषा सभ्य लोगों को कान बंद कर चलने पर मजबूर करती थी। कभी वे घोड़े की नानी से अपना संबंध जोड़ते, तो कहीं वे अंधे की औलाद, मरना है तो कहीं और जाकर मर, अभी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, कफन साथ लाया है क्या, ओ तेरी बेवा रोएगी, हट जा हरा। लेकिन अमृतसर के बम्बू कार यानी लकड़ी से बनी गाड़ियों को घोड़े या बैल से जोते हुए चालकों के मीठे ताने तो आदमी रात को भी बड़बड़ाता था। हट जा माता रानी, माफ कर लंबी उम्र वाली, रुक जा बाल बच्चों वाली, साहब जी जरा बच के, सेठ जी जरा रुक जाइए, लाला जी जरा किनारे आ जाएं, बाबूजी इतनी जल्दी क्या है। मीठी छुरी सी उनकी जबान कानों में संगीत सी लगती थी। ऐसे ही अमृतसर की सड़कों को पार करते हुए एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने अभी अभी बचपन की दहलीज को पार किया है, एक दुकान पर मिलते हैं। दुकानदार का दिमाग एक शंकाराम ग्राहक खा रहा था, जो हर चीज नाप तौल कर गिनती कर लेना चाहता था, यहाँ तक कि गीले पापड़ों की गिनती भी करना चाह रहा था। एक दूसरे की बातों से और वेशभूषा से लड़का और लड़की आपस में समझ चुके हैं कि वह दोनों ही सिख हैं। तेरा घर कहाँ है? मगरे गांव में। मैं तो यहाँ अपने मामा के घर आई हूँ।
मामा वहाँ हरमंदिर साहब गुरुद्वारे के पीछे रहते हैं। तेरा घर कहाँ है? मैं वैसे तो मांझे गांव से हूँ, पर तेरी तरह मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। मामा मंदिर के बगल वाली गली में रहती है। दोनों सामान लेकर साथ साथ जा रहे थे। कभी कभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। चलते चलते अचानक लड़की का पैर फिसला और वह सीधे तेजी से आ रहे तांगे के सामने जा गिरी। लड़के ने कूदकर उसे तो बचा लिया, लेकिन खुद घोड़े के पैरों से जख्मी हो गया। उसने लड़की को उठाकर चबूतरे पर खड़ा किया। तुझे चोट तो नहीं आई? मुझे तो तूने बचा लिया, पर खून तो तेरे निकल रहा है। कोई ना, ठीक हो जाएगा। चल तुझे तेरी गली तक छोड़ आता हूँ। वैसे तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई? कुड़माई क्या? सगाई। तेरी सगाई हो गई? हमारे गांव में तो तेरे उम्र की लड़कियों की कुड़माई हो ही जाती है। और हमारे गांव में तेरे उम्र के लड़कों की। और इस तरह मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कहीं ना कहीं रोज टकराने लगे। अगले दिन फिर तू मेरा पीछा कर रही है? अरे पीछा तो तू मेरा कर रहा है। मैं तो मामा जी के बाल धोने के लिए दही लेने आई थी। मैं भी तो दही लेने आया था। चल वैसे तेरी कुड़माई हो गई? धत। रोजाना अक्सर ही वो लोग कहीं ना कहीं टकरा जाते। राशन की दुकान से क्या ले रही है? मैं तो यहाँ गुड़ लेने आई थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं घी लेने आया। माँ पिन्नियाँ बना रही है। तेरे लिए भी ले आऊं? ले रेवड़ी। मेरे लिए क्यों लाएगा? चल अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गया। मेरी तो छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। कल मैं अपने गांव मगरे वापस जा रही हूँ। मुझे भी 1-2 दिन में वापस मांझे जाना है। तेरी याद तो बहुत आएगी। तू भी मुझे याद करेगी क्या? वैसे एक आखिरी बार पूछ लेता हूँ, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, इस रेशम के कड़े शालू को देखकर भी नहीं समझा क्या? इनकी कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। समय तोड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। भारतीय सैनिक ब्रिटेन की सेना की तरफ से सहयोगी राष्ट्र फ्रांस के लिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। सेना में कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल तो फिरंगी ही होते थे, पर लड़ने मरने वाले भारतीय सैनिक ही होते थे। एक ऐसी ही भारतीय टुकड़ी कड़ाके की सर्दी में कीचड़ से भरी खंदक में 4 दिनों से अकड़ी पड़ी थी। 3 दिन बाद रिलीफ टुकड़ी आने पर उन्हें वापस पीछे कैंप में आराम के लिए जाना था। कैंप विदेशी अफसरों के बड़े बंगलों में रहते थे और सैनिकों की सेवा उनकी फिरंगी मेमें किया करती थी। वहाँ उन्हें खाने पीने की पूरी छूट रहती थी। पश्चिम के इस ठंडे देश में सिगरेट शरीर को गर्मी देती है और मेमें जब उन सैनिकों को सिगरेट देती तो वो मना कर देते, क्योंकि सिख तो सिगरेट पीते नहीं हैं। और मेमें हैरान हो जाती कि कहीं ये नाराज तो नहीं हो गए, अब हमारे देश के लिए नहीं लड़ेंगे। खंदक में सूबेदार हजारा सिंह सबसे बड़ा अफसर था। उसका बेटा बोधा सिंह अचानक बीमार हो गया, लेकिन 3 दिन और इसी खंदक में बिताने थे। जमादार लहना सिंह बोधा का खूब ख्याल रखता था। आपस में बातचीत कर हंसी मजाक से वे अपना समय काट रहे थे और वजीरा सिंह
पलटन का विदूषक था। आइए इनके हालात, इनकी जबानी सुनते हैं। ओ हाँ भाई लहना जी सूबेदार जी। अब क्या हाल है? सर जी यहाँ हाल तो बेहाल हो रहे हैं जनाब। मेरे पापा कहा करते थे कि बिना दौड़े घोड़ा और बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाते हैं। आज भी अगर मुझे मौका मिले तो 8-10 जर्मनों को तो अकेला मार रहा हूँ। उस दिन भी काफ़ी कुछ मैंने किया था, लेकिन वो तो लप्टन साहब ने वापस बुला लिया, नहीं तो और नहीं तो क्या, वो सीधा बर्लिन पहुंच जाते। और लड़ाई हवलदार और जमादार के दिमाग से नहीं, वो बल्कि साहबों के दिमाग से लड़ी जाती है। अरे जो बड़े अफसर हैं ये बड़ी दूर की सोचते हैं, और सामने 300 मील है, वो एक तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। सच है सूबेदार जी, लेकिन ठंड इतनी है कि लग रहा है अगर एक धावा हो जाता तो गर्मी आ जाती। ओ यार, ओ ये सब कुदरत के खेल हैं भाई। तभी तो देखो ना सर, कहाँ पंजाब के अपने सरसों से हरे भरे खेतों वाली धरती, और कहाँ यह बर्फ में विदेशी जमीन पर दूसरों के लिए हम लड़ मर रहे हैं। ओ पर सिख का धर्म तो नमक जिसका नमक खाया उसके लिए जान देना और जान लेना है। ओए उद्यमी उठोए, और सिगड़ी में कोयले डाल और ये दरवाजे का पहरा बदल दो। तो वजीरा तो एक पानी बाहर, खाई का पानी बाहर फेंका है नहीं। मैं तो पंडित बन गया हूँ, जर्मन के बादशाहों का तर्पण कर रहा हूँ, अब उनकी मेमों का तर्पण कर रहा हूँ, अब मैं लेफ्टन साहब का तर्पण कर रहा हूँ। ओए ओए धीरे बोल, और धीरे, वो दीवानों के भी कान होते हैं, और अपने ही साहब लोगों का मजाक नहीं उड़ाया करते। अरे इस पानी का तर्पण तो तू तेरे खरबूजों वाले खेत में करना, ऐसा बढ़िया खाद वाला पानी तो तुझे कहीं नहीं मिलेगा। ओए क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो? मरे जर्मन और तुर्क, अभी तो हंसो खेलो गाओ और नाचो। अच्छा ये बोधा कैसा है अभी? अच्छा है। मुझे सब पता है, अपने कंबल बोधा को उड़ाकर तुम खुद सिगड़ी के सहारे रात गुजारते हो, उसकी जगह खुद पहरा देते हो, अपने सूखे तखत बोधा को सुलाते हो और खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। वो कहीं खुद नरम ना पड़ जाना। वो ये जाड़ा नहीं, मौत है मौत। और सुन ले मेरे भाई, ये निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। तुम मेरी फिक्र ना करो दार जी, मैं तो अपने गांव में भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर अपने ही हाथों से लगाए हुए पेड़ के नीचे मरूंगा। लेकिन हाँ, अभी वजीरा ने जैसा कहा, आओ हंसे खेले और हाँ, पहले कुछ गालो गुनगुना लो। गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। यारो जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा। रात हो चली थी। बोधा सिंह की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। लहना के 2 और बोधा के मिलाकर 4 कंबल उड़ाने के बाद भी उसे कंपकपी छूट रही थी। लहना ने उसे अपनी जर्सी देनी चाहिए तो बोधा ने मना कर दिया। इस पर लहना ने उससे झूठ ही कह दिया कि अंग्रेजी में खुद बुनकर गरम जर्सियां भेज रही है और लहना को नई जर्सी मिल जाएगी। ऐसा कहकर लहना ने अपनी जर्सी बोधा को पहना दी और खुद लहना खाकी कोट और जीन्स का कुर्ता पहनकर पहरा देने लगा। थोड़ी देर बाद खाई के मुंह से कड़क आवाज आई, शोबेदार हयारा सिंह। कौन कौन? लेफ्टिनेंट साहब। देखो, हमें अभी धावा बोलना होगा।
1 मील पर खेतों को पार करने पर एक जर्मन खाई है जिसमें 50 से ज़्यादा सिपाही नहीं है। मोड़ पर तुम्हें हमारे 15 और जवान मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ 10 आदमी छोड़ तुम उनसे जा मिलो और खंदक छीन कर वहीं हमारे अगले हुक्म का इंतजार करो। जो हुक्म जनाब। आनन फानन में सब तैयार हो गए। बोधा भी जब कंबल उतार कर चलने लगा तब लहना ने उसे रोक दिया। जब लहना चलने को हुआ तो हजारा सिंह ने उसे रोका और बोधा की तरफ अंगुली करके इशारा किया। लहना समझकर रुक गया। पीछे कौन 10 आदमी रुकेंगे, इस पर काफी हुज्जत हुई। हजारा सिंह ने सबको समझाया, अपने साथियों को लेकर मोर्चे पर निकल गया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह पलटाकर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और पीने लगे। थोड़ी देर बाद लहना की ओर हाथ बढ़ाते हुए, लो तुम भी पियो। ये क्या? लप्टन साहब को तो पता है कि सिख सिगरेट नहीं पीते। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जांच करनी होगी। साहब, हम वापस अपने देश कब जाएंगे? क्यों, ये देश पसंद नहीं आया? नहीं साहब, ऐसी बात तो नहीं है, पर जब हम जगाधरी में आपके साथ नकली लड़ाई पर गए थे उसकी बहुत याद आती है। याद है ना आपको, जब हमारा खानसामा अब्दुल्ला शिवजी पर जल चढ़ा रहा था तो एक नील गाय ने उस पर हमला कर दिया था और आपकी एक ही गोली से वो गाय वहीं के वहीं खत्म हो गई। साहब, कितने बड़े बड़े सींग थे उसके। हाँ, मुझे पता है, 2-2 फीट के। वो आप रेजिमेंट में लगवाने वाले थे? मैंने उसे लंदन भेज दिया। अरे, तुमने सिगरेट नहीं पी? अब सब समझ में आ रहा है। जी साहब, मैं अंदर से माचिस लेकर आता हूँ। वजीरा, ओ वजीरा, उठ। ओहो, क्या कयामत आ गई है जो इस तरह चिल्ला रहे हो? हाँ, कयामत ही आई है, और वह भी लप्टन साहब के वेश में। साला मुझे कहता है कि सिगरेट पी ले। मैंने जब उसका चेहरा देखा तब सब समझ में आ गया। अपने लप्टन साहब के तो लहरदार बाल थे, लेकिन इस सुअर के तो कटे हुए कैदियों के जैसे बाल हैं। क्या तुझे पूरा यकीन है? हाँ, और जब मैंने शंका दूर करने के लिए पूछा कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे, तो कहता है लड़ाई खत्म होने के बाद। और ऊपर से पूछता है, क्यों, क्या यह मुल्क तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने घुमा फिरा कर सब जांच कर ली है। हरामी को कुछ भी पता नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अपने लप्टन साहब को तो सब पता था। हमें उल्लू बनाकर इसने हवालदार साहब को सिपाहियों के साथ यहाँ से भेज दिया है। जल्दी ही यहाँ हमला हो सकता है। अब ज़्यादा बातों का वक्त नहीं है। तो पीछे के रास्ते से निकल जा और हवालदार साहब की टुकड़ी को वापस बुला ला। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उस कुत्ते की औलाद की खबर लेता हूँ। लहना जब वापस खंदक के मुंह पर आया तो उसने देखा कि लप्टन साहब जेब से निकालकर डायनामाइट खंदक की दीवार पर लगा रहे थे। वह तार को सिगड़ी पर लगाने ही वाले थे कि लहना ने बंदूक के कुंडे से उनके कंधे पर एक वार किया और दूसरा उनकी गर्दन पर। लप्टन साहब बेहोश हो गए। लहना ने उनके कोट की जेब से कुछ लिफाफे और डायरी को निकाल अपनी जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद लप्टन साहब को होश आया। कहो साहब, कैसी रही? आज आपसे भारत के बारे में बहुत कुछ सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह भी सीखा कि मुसलमान खानसामा शिवजी पर जल चढ़ाते हैं और जगाधरी में नील गायें होती हैं जिनके 2-2 फुट लंबे सींग होते हैं। लहना ने पैंट की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। लप्टन साहब ने मानो ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पतलून में डाले। इधर उनके पिस्तौल की गोली लहना की जांघ में लगी, उधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर ने लप्टन साहब की कपाल क्रिया कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर सब दौड़े आए।
लहना ने अपनी जांघ पर साफा बांधा जिससे खून रिसना बंद हो जाए। तभी 70 जर्मन चिल्लाते हुए खंदक में कूद पड़े। इधर बचे हुए 8 और 70 जर्मनों में भयंकर लड़ाई छिड़ी। अगली टुकड़ी के मरने पर भी जर्मन उनके शरीरों पर चढ़कर लहरों की तरह हमला करने लगे। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि तभी उनके पीछे से आवाज आई, ए सोनिहा सत श्री अकाल। देह शिवा पर मोहे शुभ कर मन ते कबहू न डरो। शुभ कर मन ते कबहू न डरो। न डरो और सो जब जाए लड़ो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे। देह शिवा पर मोहे। अरसिक हो अपने ही मन को। लालच हो गुण को पुचरो। जब आओ की और निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सूबेदार हजारा सिंह के जवान लौट आए और उन्होंने पीछे से धावा बोल दिया। आमने सामने की संगीनों की लड़ाई शुरू हुई और अंत में 63 जर्मन मारे गए, लेकिन 15 सिखों ने भी कुर्बानी दी। सूबेदार के कंधे से गोली आर पार निकल गई और एक गोली लहना की पसली में भी लगी, लेकिन उसने मिट्टी लगाकर बाकी का साफा उस पर बांध लिया और किसी को भी इसका पता नहीं लगा। चांद भी निकल आया था। सब लहना की सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे जिसने सबकी जान बचाई। लड़ाई की आवाज़ 3 मील पीछे की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने फ़ोन कर दिया और 2 डॉक्टरों के साथ 2 गाड़ियां सुबह से थोड़ा पहले ही वहां पहुंच गई। एक गाड़ी में फर्स्ट एड कर, पट्टियां कर घायलों को लिटा दो और फील्ड अस्पताल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए दूसरी गाड़ी में लाशों को डाल दो और ये लहना की भी पट्टी करवाओ। मेरा जख्म तो मामूली है साहब, ठीक हो जाएगा। पहले आप बोधा को गाड़ी में चढ़ाओ, उसका बुखार बहुत बढ़ रहा है। आप मेरी फिक्र मत करिए और आप खुद भी गाड़ी पर चढ़िए। देखिए मैं तो खड़ा हूँ। आपको बोधा और सूबेदारनी जी की कसम, आप वहाँ जाकर सूबेदारनी जी को चिट्ठी लिखो तो लिखना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। वो लिखना क्या है, तूने तो मेरा और बोधा के प्राण बचाए हैं। वो घर साथ ही चलेंगे भाई। और तू खुद ही अपनी सदारनी से सब कह देना। वैसे उसने कहा क्या था? अरे साहब आप उन्हें लिख भी देना और मिलने पर कह भी देना। देर हो रही है साहब, आप जाकर मेरे लिए गाड़ी भेज दो। लहना ने कुछ जवाब नहीं दिया। गाड़ियां भी धीरे धीरे चलने लगी। गाड़ियों के जाते ही लहना लेट गया और वजीरा से बोला, वजीरा मुझे पानी पिला दे और मेरा कमरबंदी खोल दे, देख खून से तर हो रहा। अरे तूने बताया नहीं, तेरे फसली में गोली लगी है। घाव काफी गहरा है, गोली निकालनी पड़ेगी। मैं आगे खबर करता हूँ। तू यहीं रुक वजीरा, मुझे पानी पिला। कहते हैं मौत से पहले इंसान को अपना बीता जीवन एक एक कर याद आता है। लहना देख रहा है, अपना बचपन देख रहा है। अपने मामा के यहाँ आया हुआ है, कभी दही वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, तो कभी हलवाई की दुकान पर, तो कभी राशन की दुकान पर। एक लड़की उसे मिलती रहती है, मुस्कुराती सी लगती है तो कभी परेशान सी।
हर बार वह उसे भागकर दूर जाती सी दिखाई देती है, कभी उसके पास से दौड़ती हुई दिखाई पड़ती है। वह बड़बड़ाता है, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, कल हो गई। मुझे मांझे जाना है। कल जब तूने कहा कि तेरी कुड़माई हो गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। रास्ते में 1-2 आदमियों से मैंने तो झगड़ा भी कर लिया था। गुस्सा क्यों आया? वजीरा, पानी पिला दे। पुराने दृश्य एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगे। साल बीत गए। लहना अब 70 राइफल में जमादार हो गया था। उस लड़की को वह भूल सा चुका था। छुट्टी पर जब वह गांव आया तब रेजिमेंट की चिट्ठी आई कि लाम पर जाना है, तुरंत वापस आओ। साथ ही साथ सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली। उनका गांव रास्ते में ही था। लिखा था कि यहाँ आ जाओ तो मैं और बोधा साथ ही चलेंगे। सूबेदार लहना को बहुत चाहता था। जब सूबेदार के घर से चलने लगे तब सूबेदार आंगन में आते हुए लहना से बोला, सूबेदारनी तुझे पहचानती है, अरे तुझे बुलाती है, जाओ मिलाओ। लेकिन मैं तो सूबेदारनी जी को नहीं पहचानता साहब। अरे वो तुझे जानती है, तू एक बार मिल क्यों नहीं आता? सूबेदारनी जी प्रणाम। खुश रह, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, ठंडा रह। तूने तो मुझे पहचाना ही नहीं। और पहचानता भी कैसे? याद कर, बहुत पूछता था ना मुझसे, तेरी कुड़माई हो गई। वजीरा, पानी पिला भाई और मेरा सर अपनी गोद में रख ले। मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था। कैसा है तू? अब क्या बताऊं तुझे, शादी के बाद 5 बेटे हुए, बस ये एक बड़ा बेटा बोधा ही बचा है। बाकी के 4 तो पैदा होते ही गुजर गए। अब देखो ना, दोनों बाप बेटे लाम पर जाते हैं। अरे तुम्हें याद है क्या, एक दिन तुमने दही वाले की दुकान के पास जब टांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था, मेरी जान बचाई थी। हाँ, कैसे याद नहीं होगा। खुद घोड़े की लातों के नीचे आ गए थे। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। मैं तेरे सामने छुरी फैलाती हूँ, कैसे ही इन दोनों का भी ध्यान रखना, इनकी भी रक्षा करना। बस यही एक अरदास है। जाते जाते एक भीख मुझे दे दे, यही एक विनती है तुझसे। इन दोनों का ध्यान रखना। ऊपर वाले की मेहर बनी रहे सूबेदारनी जी। लहना, शायद तुम सपना देख रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। अब यह सपने ही तो बचे हैं वजीरा, मुझे देख लेने दे। मैं मरूंगा तो भी भाई कीरत सिंह की गोद में अपना सर रखकर मरूंगा। कौन? भाई कीरत सिंह। देखो अब की गर्मियों में यह आम खूब फलेगा। दोनों चाचा भतीजा इसके नीचे बैठकर खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम का पेड़ है। उसके जन्मदिन वाले दिन ही मैंने लगाया था। वजीरा, वजीरा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा था, मैंने कर दिया, मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने जाना है उस पार, मैं मुर्दा करूं, वजीरा के आंसू
करो जी, टप अब टप विदा लहना करो के शरीर पर गिर रहे थे। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। मैदानों में जख्मों से मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यह कुछ दिनों के बाद की अखबार की खबर है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुलेरी जी की ये कहानी जो हिंदी साहित्य का मील का पत्थर है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के मूल रूप को हमने कहानी का वैसे ही रखा है, ज़्यादा इसको ड्रामेटाइज नहीं किया है, नाटक नहीं बनाया है और इसमें हमारे कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को एक एक करके आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपना परिचय मुझे दें। सबसे पहले रवि भैया। धन्यवाद राजश्री जी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसको और विस्तृत रूप में देखना चाहते हैं तो YouTube पे उसने कहा था पिक्चर पूरी एक हिंदी फिल्म है, आप देख सकते हैं उसको। मेरा नाम रवि वैद है, मैं प्रिंटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के व्यापार में हूँ और साहित्य में रुचि है, कविताएं, कहानी और मैंने एक उपन्यास प्रतिशोध भी लिखा है जो अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। और अभी मैंने अपना दूसरा उपन्यास भारत विभाजन के ऊपर लिखना शुरू किया है। धन्यवाद। अरविंद भैया, अरविंद जी शर्मा। मैं आपका लहना, बीइंग सीनियर मोस्ट, सैक्रिफाइस तो मुझे ही देना था, अपनी जान देकर दिया है। ये बड़ों का बड़प्पन होता है। वैसे मेरा अध्ययन इंदौर में हुआ, इसलिए हिंदी और हिंदी साहित्य मेरी रगों में रच बस गया था। फिर हैदराबाद आकर रोजी रोटी के लिए मैंने पेपर व्यवसाय चुना। मैं FPTA फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा साहित्य प्रेम मुझसे अलग नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ मैंने कई कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी। मेरी कुछ कहानियाँ पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं और ऑल इंडिया रेडियो पे भी मुझे अवसर दिया गया था। यही मेरा छोटा सा परिचय है। धन्यवाद। सुशील दुगर। पिलर ऑफ माई स्टैंड, मेरी मजबूती का आधार। मैं इस कहानी का विलेन लप्टन हूँ। प्रोफेशनली मैं बिजनेसमैन हूँ। हम मैक लुब्रिकेंट्स, फिलिप्स लाइटिंग, वेस्पा स्कूटर्स और बिगॉस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डील करते हैं। और इसके अलावा आई एम इनटू माउंटेनियरिंग and I have summited highest peaks of 4 different continents: Europe, Africa, America and Australia. Thank you. नितेश जोशी। नमस्कार, मैं नितेश। मैं भी एक पेपर का व्यवसायी हूँ। मैंने इस कहानी में वजीरा का पात्र निभाया था। मेरा काम हंसना और हंसाना था। हिंदी साहित्य में रुचि होने की वजह से मैं टीम अभिव्यक्ति से जुड़ा हूँ और इनके साथ आगे चल रहा हूँ। धन्यवाद। आप बहुत आगे तक जाना है और इसी तरह हंसते मुस्कुराते ही हमें अपना आगे का सफर तय करना है। अनुराधा जी शर्मा। मैं अनुराधा शर्मा,
सुबेदारनी, थोड़ा जोर से बोलिए। मैं अनुराधा शर्मा, बड़ी सुबेदारनी, गीता परिवार से जुड़ी एक गृहिणी हूँ। हिंदी साहित्य में एमए किया है मैंने, और हिंदी साहित्य के साथ प्रेम होने के कारण ही अभिव्यक्ति के साथ जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेयांश दुगर। सुमध्याह्न। मैं श्रेयांश दुगर हूँ। मैं डॉक्टर राजश्री दुगर के जीवन का प्रथम छात्र हूँ। If mother is the first teacher, then first child is the first student. वैसे मेरे पास विज्ञान, वाणिज्य और व्यवसाय का तजुर्बा है, और घर में दो प्रमुख कलाकार को देखकर जब मुझे लहना सिंह के बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला, तब मुझे लेना ही था। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये किरदार निभाने के लिए, और धन्यवाद आपका ये मौका मुझे देने के लिए। माफ़ कीजिएगा, अभी भी छात्र हूँ तो थोड़ी गलतियाँ हो जा रही है। सिया शर्मा। मैं सिया, मैंने छोटी सुबेदारनी का रोल निभाया। मैं अभी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से अपना BA LLB कर रही हूँ, और मैं यहाँ अपने दादाजी और दादी जी अरविंद शर्मा और अनुराधा शर्मा के साथ उनकी कहानियाँ सुनते सुनते अब उनके साथ सुना भी रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सिया। और मैं डॉक्टर राजश्री दुगर। हिंदी भाषा ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मुझे मजबूती दी है, तो मेरा ये छोटा सा कर्तव्य मैं अपना समझकर आप सबके साथ बांट रही हूँ कि हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों का पूरा सहयोग मुझे इस पर मिला है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं साथ ही साथ हैदराबाद लिटरेरी फेस्ट HLF का भी धन्यवाद करती हूँ। परिंदों को तो ख्वाहिश होती है ऊंचाई तक उड़ने की, पर हवाओं ने उनको आसमान तक पहुंचा दिया। तो उमा जी, आपके सहयोग के बिना यह मंच हमें नहीं मिलता। अभिव्यक्ति का हर एक सदस्य आपको हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता है। हैदराबाद लिटरेरी फेस्ट के हम आभारी हैं, और यहाँ बैठे हर दर्शक के हम हृदय से आभारी हैं, क्योंकि आपके कारण ही हम यहाँ हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारा यह नाता जो बना है, वो जैसे हैदराबाद लिटरेरी फेस्ट के 15 ईयर्स हुए हैं, 15 साल हुए हैं, तो अभी तो उन्होंने यौवन की शुरुआत की है। हमें जीवन के अंतिम सफर तक एक दूसरे का साथ निभाना है। धन्यवाद। धन्यवाद राजश्री जी, और धन्यवाद सभी अभिव्यक्ति टीम के मेंबर्स के। इतने अच्छी तरह से आपने कहानी का हमें प्रेजेंटेशन किया है, और आप सबको भी धन्यवाद। सो प्लीज़ कम बैक एट 2 o'clock for the next installment of ST. Thank you.